देखिए जो हमारी बॉडी है वो कांस्टेंट थ्रेट में रहती है, किसके थ्रेट में रहती है? फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआ वगैरह, ठीक है। इसी तरह फिर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है, हेलमिन्थ्स वगैरह से भी ये थ्रेट में, और इसके अलावा बहुत सारे, ठीक है ना। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये एंट्री कर जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर थ्रू GIT, थ्रू जेनाइटो यूरिनरी और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जाते हैं बॉडी में, लेकिन बॉडी के अंदर फिर डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। इनसे बचने के लिए इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम दो टाइप्स का होता है, इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। देखिए इन्नेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्ट करता है रैपिडली, ठीक है ना। जैसे ही कोई बैक्टीरिया बॉडी में इन होता है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म वायरस वगैरह, तो इन्नेट सिस्टम एक्ट करता है रैपिडली। इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं? कंप्लीमेंट्स हैं हमारे पास, साइटोकाइंस हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर्स, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। याद रखें इन्नेट इम्यूनिटी की कोई मेमोरी नहीं होती है और इसका रिस्पॉन्स नॉन स्पेसिफिक होता है। कोई भी आए ये तैयार होता है मारने के लिए, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसकी सरसरी सी नज़र हम इन पे डालते हैं। कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, साइटोकाइंस क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलो देखिए कंप्लीमेंट जो होता है ना, कंप्लीमेंट ये 20 सीरम प्रोटीन्स का एक कैस्केड होता है, ठीक है ना, और ये एक्ट करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा देखें कि जो AMP जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ठीक है ना, ये होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है। ये किल करते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कि ये इनमें देखें एग्जांपल्स इनकी ले लें तो डिफेंसिन्स और कैथेसिडीन्स, ठीक है। कैथेड्रिल नहीं होता, कैथेसिडीन्स हैं, ठीक है ना। तो डिफेंसिन्स आर प्रोड्यूस बाय न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी, स्किन, GIT एंड जेनाइटो यूरिनरी, ठीक है। जबकि कैथेसिडीन्स आर प्रोड्यूस बाय न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें साइटोकाइंस क्या होते हैं। साइटोकाइंस आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। याद रखें साइटोकाइंस आर प्रोड्यूस बाय सेल्स, ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये IS इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना। इसी तरह दे एक्ट इन पैराक्राइन मैनर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद रखें एग्जाम्पल्स ऑफ द साइटोकाइंस के ले लो तो इंटरल्यूकिन्स फेमस हो गए, लिम्फोकाइंस, LK, कीमोकाइंस, CK और इंटरफेरोन, ये सारे साइटोकाइंस हैं। इसी तरह थोड़ी सी बात अगर हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में करें, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं ये क्या करते हैं? ये फेगोसाइटोज करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह हो गया, कोई भी फॉरेन बॉडी हो गई जिसम में, उसको फेगोसाइटोज करते हैं, इनगल्फ करते हैं एंड किल देम। उसके बाद अंदर सेल के अंदर लेके जाते हैं, अंदर फॉर इंट्रासेलुलरली इनको किल करके डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स आपको पता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हों या फिर कोई कैंसर सेल्स हों तो उनको किल कौन करता है? नेचुरल किलर सेल्स किल करते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है, ठीक है ना। इसके अलावा ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। अब देखें एडाप्टिव जो इम्यूनिटी होती है ये इसका रिस्पांस स्लो और स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस तरह हमने देखा था इन्नेट में कि जो भी आता है वो इसको नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस स्टार्ट होता था, तो उसके अनलाइक इन्नेट एडाप्टिव में स्पेसिफिक रिस्पांस होता है। और ये रिस्पांस एक्ट करता है किसके खिलाफ? देखें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ खास प्रोटीन्स या कुछ भी होते हैं जिस्म के अंदर, उसके पार्ट्स, उन पार्ट्स के खिलाफ ये एक्टिव हो जाता है, इनको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ ये एक्ट करता है। और ये क्या करता है? ये इसके जो पॉन्स हैं, इसके जो शिकारी हैं एडाप्टिव जो है उसके, ये इसके लिम्फोसाइट्स हैं और T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसके शिकारी हैं, ठीक है ना। और याद रखें किसी भी एंटीजन का अगर इनके साथ पाला पड़ता है
है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, एपीसीज का, तो ये एक ख़ास मेमोरी उसको याद रखते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि इन्नेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती, एडाप्टिव इम्यूनिटी में बाकायदा मेमोरी होती है और ये सालों तक भी चल सकती है, दिनों तक भी चल सकती है। ठीक है, ठीक है ना। ये चल सकती है का मतलब एक एंटीजन अभी पहली बार आया तो ये सेल्स क्या करते हैं, उसको याद रखते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इसको याद रखते हैं। अब जब ये एंटीजन दूसरी बार आएगा तो दूसरी बार यही सेल्स एक्टिवेट होंगे, हाँ यार ये चीज़ पहले भी आई थी, और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मोर रैपिडली ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, मोर रैपिड रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो रिस्पांस होता है ये दो तरह का होता है, याद रखें। ये एडाप्टिव रिस्पांस ये दो तरह का होता है। एक होता है इसको हम ह्यूमरल कहते हैं, ह्यूमरल कहते हैं। ठीक है ना, और उसका दूसरा होता है हमारा सेल्यूलर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ह्यूमरल और सेल्यूलर दो टाइप ऑफ रिस्पांस। ठीक है ना, जो ह्यूमरल रिस्पांस होता है ये इंक्लूड होता है बी सेल्स में। आपको याद है बी सेल्स दे फॉर्म एंटीबॉडीज़, आपको याद है जो प्लाज्मा सेल्स हमने पहले पढ़े। ठीक है, ये एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स फैमिली के प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एंटीजन को, जो कहाँ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साथ जो लेके आता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हो, कोई भी प्रोटोजोआ हो, उसको लेके आता है तो उसके खिलाफ ये प्रोटीन्स एक्ट करते हैं, इनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर एडॉप्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे इसको। इट्स ऑल्सो नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जो है ये क्या करती है, ये ठीक है ना, ये सेलुलर इसलिए कि ये सेल्स को किल करती है। सेल्स कौन कौन से सेल्स, एक तो बाहर के सेल्स फॉरेन सेल्स हो गए, फॉरेन सेल्स कोई भी फॉरेन सेल। ठीक है, और दूसरा अपना सेल जो बॉडी का सेल जो जिसको कैंसर हुआ पड़ा है। ठीक है, कार्सिनोमा जिसको हुआ है। ठीक है, कि उसको ये सेलुलर इम्यूनिटी तबाह करती है। ठीक है ना, तो ये दो किस्म की ह्यूमरल और एडॉप्टिव ह्यूमरल और सेलुलर एडॉप्टिव इम्यूनिटी हो गई। ठीक है, ह्यूमरल इज ड्यू टू बी सेल्स, याद रखना बी सेल्स, या दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं, बी सेल्स आर इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए एंटीजन क्या होता है। देखिए एंटीजन जो है, देखें एनी फॉरेन स्ट्रक्चर या सब्सटेंस, ठीक है ना, जो कि बॉडी में दाखिल होती है, अगेंस्ट विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज़ जनरेटेड, इसको हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है ना, सही है ना। देखें एंटीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, या फिर उनके जो मॉलिक्यूलर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ फिर पोलन वगैरह इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा याद रखें कोई भी ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन होता है, फॉर एग्जांपल किडनी ले लो, ये भी, इसको भी बॉडी कभी कभी एक्ट करता है एंटीजन समझ के, ये भी एंटीजन के तौर पे एक्ट कर सकता है। इसी तरह ब्लड जो है वो भी एंटीजन के तौर पे एक्ट कर सकता है। कैंसर सेल्स जो बनते हैं वो भी एंटीजन के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है कभी कभी क्या होता है कि सेल्फ मॉलिक्यूल्स, अपने बॉडी के अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको भी हमारी अपनी बॉडी एंटीजन समझ के, मॉलिक्यूल्स हों या सेल्स हों या टिश्यू हो, इनके ख़िलाफ़ बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। ऐसे सिचुएशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल SLE बोल दो, ठीक है ना। इसी तरह अच्छा, अब एपिटोप्स क्या होते हैं। देखिए एपिटोप्स या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, ये एजेनिक नहीं, ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। देखें कोई भी एंटीजन होता है ना, फॉर एग्जांपल ये सारा एंटीजन है, ठीक है ना, ये सारा एंटीजन है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरे के ख़िलाफ़ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि इसके जो इस एंटीजन के मॉलिक्यूलर रीजन्स के ख़िलाफ़ रिएक्ट करता। फॉर एग्जांपल इस रीजन को ले लो, ठीक है, इस रीजन को ले लो, इस रीजन को एपिटोप कहते हैं या फिर इसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है ना। याद रखें बॉडी कभी भी पूरे के ख़िलाफ़ एक नहीं करती, बल्कि मॉलिक्यूलर पार्ट जो है, सॉरी, स्मॉल मॉलिक्यूलर डोमेन ऑफ द एंटीजन के ख़िलाफ़ एक्ट करती है। इसको हम क्या कहते हैं, एपिटोप कहते हैं। याद रखें एपिटोप इज़ अ मॉलिक्यूलर डोमेन ऑफ द एंटीजन, ठीक है, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री इसकी देख लें तो ऐसे एपिटोप्स या तो फिर प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं और शुगर्स यानी कि पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं।
अब देखिए हमने देख लिया कि जो एंटीबॉडी एंटीजन क्या होता है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे हमने एंटीजन देखा, और अब देखें एंटीबॉडी क्या होती है। देखें एंटीबॉडी एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन फैमिली की होती हैं ये और केमिकली कंबाइन होने की सलाहियत रखती हैं। ये किसके साथ? एपिटोप ऑफ द एंटीजन के साथ। अभी हमने एपिटोप पढ़ा, एपिटोप ऑफ द एंटीजन के साथ ये केमिकली कंबाइन होकर उसको न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बनती कहाँ से हैं? जो बी लिम्फोसाइट जो हैं वो, या फिर बी सेल्स जिनको हम नॉर्मली बोलते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। नई बी सेल्स आपको पता है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं लिम्फ में और ब्लड में, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें कि जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ना, दे हैव कॉमन मॉलिक्यूलर डिज़ाइन। इनका मॉलिक्यूलर डिज़ाइन कॉमन सा होता है, सेम सा, ठीक है। और याद रखें इनका जो आईजी का इम्यूनोग्लोबिन्स का मोनोमर जो होता है वो वाई शेप्ड होता है, और वाई शेप के अंदर 4 चेन्स होती हैं, आउट ऑफ विच 2 आर लॉन्ग चेन्स एंड 2 आर शॉर्ट चेन्स, याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, इनके जो आपस में ये बॉन्ड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ऐसे बॉन्ड होते हैं कि इनकी जो स्टेम होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ वाई लॉन्ग चेन से मिलके बनती है। देखें फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इम्यूनोग्लोबिन का बेसिक डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें ये देखें ये लॉन्ग चेन है 2, ठीक है ना, और इसके बाद एक दो शॉर्ट चेन है, ठीक है। 2 शॉर्ट और लॉन्ग चेन्स देखो आपस में कैसे बने, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं और ये कुछ इस तरह बने हुए हैं कि इनकी जो स्टेम है ना वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखें ये स्टेम है यहाँ से आता है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग चेन से मिलके बनी हुई है, ये है, ठीक है, ठीक है ना। याद रखें लॉन्ग चेन को हेवी चेन भी बोलते हैं, शॉर्ट चेन को लाइट चेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा याद रखें कि यहाँ से ये इस तरफ ये जो होता है ना, ये जो पोर्शन है इसको हम फैब्रियन बोलते हैं, FAB फैब्रियन। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रीजन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम FC पोर्शन कहते हैं, ठीक है ना, FC पोर्शन या FC रीजन। याद रखें कि ये जो स्टेम है सिर्फ और सिर्फ हेवी चेन से मिलके बनी है, और डाइवर्जिंग आर्म्स जो हैं ये है, इसमें देखो तो हेवी चेन भी है और लाइट चेन भी है, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि FC रीजन क्या होता है और FAB रीजन क्या होता है, ठीक है। F से मतलब है फ्रेगमेंट, ठीक है, याद रखें F का मतलब फ्रेगमेंट, ठीक है, ठीक है ना। देखें जो FC रीजन जो होता है फ्रेगमेंट, इसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट कांस्टेंट रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये रीजन जो है इसमें ये जो Y है इस तरह का, ठीक है ना। तो इसका जो स्टेम है उसको जैसा कि हमने इधर भी बताया था पहले, ये देखें ये FC है, यहाँ से लेके यहाँ तक FC है। तो याद रखें कि जो FC रीजन है ना ये प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है ना। किस चीज़ में रोल प्ले करता है? इट मॉड्यूलेट्स इम्यून सेल एक्टिविटी, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। और इसको FC क्यों कहते हैं? फ्रेगमेंट कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है ना वो कांस्टेंट होता है, यानी सेम या कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं, सेम होता है इन डिफरेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसको FC रीजन कहते हैं। FC के अलावा एक होता है FAB रीजन भी होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट एंटीबॉडी रीजन, ठीक है ना। अब इस रीजन में क्या होता है ये देखें, ये यहाँ पे जो है इसको, इस एरिया को फ्रेगमेंट एंटीबॉडी रीजन कहते हैं, ये देखें, ठीक है ना। याद रखें यहाँ पे अमाइनो एसिड सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है ना। तकरीबन शुरू के 100 अमाइनो एसिड्स जो है ना उनमें यहाँ पे जो होते हैं ना ये पूरा चेन है ना, अमाइनो एसिड चेन है ये, यहाँ के जो शुरू के अमाइनो एसिड्स हैं इनकी सीक्वेंस सेम नहीं होती, इसलिए इनकी तो सेम होती है यहाँ से इधर तक और यहाँ से इधर तक सेम होती है, इसलिए FC कांस्टेंट फ्रेगमेंट रीजन कहा था। इनकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस सेम नहीं होती, इसलिए इनको हम FC नहीं कहेंगे, ठीक है, बल्कि इनको FAB कहते हैं, फ्रेगमेंट एंटीबॉडी, ठीक है। याद रखें यही वो रीजन है जो एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करता है। हमने पहले भी कहा था, ये देखें ये एपिटोप है एंटीजन का, वो पोर्शन जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है उसको एपिटोप कहते हैं। तो ये जो FAB पोर्शन होता है ना ये रिकॉग्नाइज करता है एपिटोप्स को और इसके साथ बाइंड करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना, याद रखें ना। और याद रखें FAB को हम वेरिएबल रीजन भी कहते हैं, इसको कांस्टेंट, इसको वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं।
देखें कि जो आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आईजी यूनिट्स यानी कि आईजी मॉलिक्यूल्स, इनको हम 1 2 3 4 5 उसमें डिवाइड करते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, ठीक है ना। इनको हम क्या लिखते हैं, आईजीजी, आईजीए और उसके बाद आईजीएम और उसके बाद आईजीई और उसके बाद आईजीडी, ठीक है ना। अच्छा, इनमें जो आईजीजी है ये क्या होता है, ये मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल आईजी मॉलिक्यूल। इसमें लिखा हुआ मोनोमेरिक फॉर्म, इसमें यानी कि क्या मतलब ये है कि इसमें सिंगल आईजी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। एक बात ये हो गई, और उसके अलावा याद रखें कि आईजीजी कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट एबंडेंट वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज़, यानी कि सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ भी आईजीजी ही होती है। सबसे बड़ी आईजीएम होती है, सबसे ज़्यादा आईजीजी होती है, ठीक है ना। और तकरीबन नहीं बोलो तो 75% ऑफ द जो सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ना वो आईजीजी ही होती है, ठीक है। ठीक है ना। तो आईजीए क्या होती है, मैंने क्या कहा, ये होती है सिक्रीशंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी, यूरोजेनाइटल, जेनाइटो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम्स या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वगैरह में ये होती है आईजीए, ठीक है। सीरम में भी ये होती है लेकिन ये स्मॉल अमाउंट्स में होती है सीरम में, ठीक है ना। इसी तरह एक होती है सिक्रीटरी आईजीए, याद रखें सिक्रीटरी आईजीए उस आईजी इम्यूनोग्लोबिन ए को कहते हैं जो कि लाइनिंग एपिथेलियम सिक्रीट करती है। लाइनिंग एपिथेलियम किसकी, लाइनिंग एपिथेलियम, लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स और लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ एसिनाई ऑफ द ग्लैंड्स। इन दोनों जगहों की एपिथेलियम से जो चीज़ सिक्रीट होती है उसको आईजीए बोलते हैं, ठीक है ना। सिक्रीटरी आईजीए बोलते हैं। और सिक्रीटरी आईजीए याद रखें, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट ग्लैंड से जो ये निकलती है, लेक्रिमल ग्लैंड से ये निकलती है, सेलिवरी ग्लैंड से ये निकलती है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि जो सिक्रीटरी आईजीए है वो 1 2 3 मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स से मिलके बनती है और ये आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको हम जे चेन कहते हैं इससे यूनाइटेड होते हैं, यानी कि इनके बीच में इधर जे चेन होती है इधर और इसके बीच में जे चेन होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखने की बात है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है हमारे पास आईजीए और जे चेन, ठीक है ना, जे चेन। ये जो है ना ये इसको कौन सिक्रेट करता है, इसको प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, इसको प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और ये प्लाज्मा सेल्स अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं ना। लेकिन इसका जो सिक्रीटरी कंपोनेंट होता है ना, सिक्रीटरी कंपोनेंट होता है वो फिर कौन क्या कहते हैं रिलीज़ करता है या सिंथेसाइज करता है। सिक्रीटरी कंपोनेंट इज सिंथेसाइज्ड बाय एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना, याद रखें एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। ये देखें सिक्रीटरी कंपोनेंट एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट करते हैं और आईजीए और जे सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जो कि अंडरलाइंग एपिथेलियम के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं, वहाँ से आईजीए और जे सेल आता है, ठीक है ना। अब ये जो सिक्रीटरी कंपोनेंट है ना, ये सिक्रीटरी कंपोनेंट इन दोनों को हार्श इन्वायरमेंट में रहने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल स्टमक का इन्वायरमेंट है, स्टमक में हार्श इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं आईजीएम सबसे बड़ी होती है, ये पेंटामेरिक फॉर्म में होती है, यानी कि 5 आईजीएम्स आर बाउंड टुगेदर इसमें, ठीक है ना, याद रखें। और ये टोटल ब्लड में 10% होती है, जिस तरह आईजीजी 75% होती थी, इसी तरह ये जितनी बड़ी होती है उतनी फिर का परसेंटेज भी इसकी 10% से काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है ना। आईजीएम याद रखें ये वो फर्स्ट एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये वो फर्स्ट एंटीबॉडी है जो बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स या फिर प्लाज्मा सेल्स जो बनाते हैं अगर इन रिस्पॉन्स टू इनिशियल एक्सपोजर ऑफ एन एंटीजन। कोई भी एंटीजन फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो हमारे बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स कौन सी एंटीबॉडी फर्स्ट बनाते हैं, पहले कौन सी बनाते हैं, वो हमारी है आईजीएम, यानी अपीयर होने वाली एंटीबॉडी सबसे पहले यही होती है, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखें क्योंकि ये पेंटामेरिक वो नेचर होता है इसका, ठीक है ना, और इसलिए इसमें मल्टीपल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, क्योंकि ये पेंटामेरिक होती है इसलिए इसमें मल्टीपल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिसकी वजह से
साइमल्टेनियसली ये बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा एंटीजन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है, एक से ज़्यादा एंटीजन के एपिटोप्स के साथ, जिस तरह मैंने बताया था, इंटरेक्ट कर सकती है IgM, ठीक है ना। और याद रखें कि कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने में भी IgM हाईली इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर हमारे पास आती है IgE। देखें IgE जो है ये मोनोमेरिक होती है। सबसे पहले ये याद रखें, कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा भी बहुत ही लो होती है, मोनोमेरिक होती है, और ये एक्सप्रेस चीफली कहाँ एक्सप्रेस होती है, ये बेजोफिल्स और मास्ट सेल्स में ये एक्सप्रेस की सरफेस पे ये एक्सप्रेस होती है। और याद रखें एलर्जिक रिएक्शंस में जब IgE ये एंटीबॉडी और एंटीजन के साथ ये मिलके जो कम्प्लेक्स बनाती है, कम्प्लेक्स फिर स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ क्या, हिस्टामिन, हेपेरिन और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह, कहाँ से, बेजोफिल्स और मास्ट सेल के अंदर से ये रिलीज़ करने में मदद देती है, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन डी है, ये मोनोमेरिक होती है, लो कंसंट्रेशन होता है इसका भी सीरम में, और ये एक्सप्रेस होती है बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे। अगर ये बी लिम्फोसाइट्स है इसकी सरफेस पे IgD जो है ना एक्सप्रेस होती है, ठीक है ना, ड्यूरिंग इनकी मैच्योरेशन के दौरान, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन के दौरान ये एक्सप्रेस होती है सरफेस पे इनकी। ठीक है। अब देखिए MHC क्या होता है। ये MHC होता है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, ठीक है। ये हिस्टो कंपैटिबिलिटी हो, इधर है हिस्टो कंपैटिबिलिटी, इससे कंपैटिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये चीज़ें मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। अब देखें ये मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स क्या होता है। ये ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जो इनकोड करता है किसको, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। या अब ये और चीज़ है, ठीक है ना। ये जीन है, ये मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन्स है, ठीक है। ये जीन है, ये प्रोटीन्स है, ठीक है। तो MHC एक जीन है जो कि MHC मॉलिक्यूल्स को इनकोड करता है, ठीक है ना। ये असल में एक जीन भी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ जीन्स है MHC, याद रखें, ठीक है। ग्रुप ऑफ जीन्स जो इनकोड करता है MHC मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। अब ये MHC मॉलिक्यूल्स जो हैं ये यूनिक होते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन यूनिक होते हैं। और ये असल में होते क्या है, ये सेल सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। MHC मॉलिक्यूल आर सेल सरफेस प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब MHC मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, MHC1 मॉलिक्यूल और MHC2 मॉलिक्यूल। याद रखें ये MHC जीन नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स हैं, ठीक है। MHC1 मॉलिक्यूल और MHC2 मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ेंगे MHC1 मॉलिक्यूल क्या होता है और MHC2 मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है ना। तो MHC1 मॉलिक्यूल क्या होता है, देखें ये मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट होते हैं MHC1 मॉलिक्यूल, नॉट MHC जीन, ठीक है। MHC हम इस वक्त MHC जीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम MHC1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये MHC जीन इनको इनकोड करता है, ये हमने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल्स में और प्लेटलेट्स में। इनका फंक्शन क्या होता है, देखें ये रोल प्ले करते हैं, ये असल में शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को ये प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये बुक में लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है, दीज मॉलिक्यूल्स फंक्शन इन प्रेजेंटिंग शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, ठीक है, presenting short peptide fragments. These fragments derived from cytosolic proteins, i.e. endogenous proteins, ये PR proteins और self proteins, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये जो ये प्रेजेंट हो गया ना, ये प्रेजेंट हो गया यानी कि सेल्फ प्रोटीन या एंडोजिनस प्रोटीन प्रेजेंट हो गया, तो जो T लिम्फोसाइट्स है ना, जो T लिम्फोसाइट्स वो क्या करते हैं, ये T लिम्फोसाइट्स करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं इस MHC1 को, यानी कि इस सेल्फ प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसके ख़िलाफ़ रिएक्ट नहीं करते, वो इसको सेल्फ प्रोटीन जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि T लिम्फोसाइट्स इन एंडोजीनस और सेल्फ प्रोटीन्स को जानते हैं और उनको अपना समझ के रिएक्ट नहीं करते, जबकि T लिम्फोसाइट्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं और कैंसर सेल्स होते हैं, व्हेन क्या दे रिएक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स, इन ऐसे सेल्स के साथ
ठीक है ना, इनमें जब इनके स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स जो हैं, इनकी जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स वो अगर सरफेस पे डिस्प्ले हों अलोंग विद द MHC मॉलिक्यूल, तो इनके खिलाफ ये टी लिम्फोसाइट्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो याद रखें, टी लिम्फोसाइट्स अपने सेल्फ प्रोटीन्स के खिलाफ रिएक्ट नहीं करते, जबकि टी लिम्फोसाइट रिएक्ट करते हैं ऐसे सेल्स के साथ जो वायरस इन्फेक्टेड हों या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जिनमें जो कि यानी कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो चुके हों, तो उनके सरफेस पे जो प्रोटीन्स होंगे अलॉन्ग विद MHC1 मॉलिक्यूल, तो इनके खिलाफ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल नेचुरल किलर सेल्स या फिर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना, ठीक है ना। आप देखें MHC2 क्या है, 2 मॉलिक्यूल क्या होता है। MHC2 मॉलिक्यूल दीज आर प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इंक्लूडिंग बी सेल्स। देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एक डाइवर्स वैरायटी होती है, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस हो गए, कुफर सेल्स हो गए, इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल्स हो गए, ये सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, ठीक है ना। अब MHC2 का क्या फंक्शन है, देखो MHC1 का फंक्शन हमने क्या देखा था, MHC1 का फंक्शन हमने देखा था कि ये शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को ये क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ये असल में सेल्फ और एंडोजीनस प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन MHC2 मॉलिक्यूल के केस में ये एक्सोजीनस प्रोटीन्स होते हैं। याद रखें, ये क्या करते हैं, ये असल में करते हैं प्रेजेंट क्या करते हैं। ठीक है ना, तो ये MHC2 मॉलिक्यूल का फंक्शन ही यही होता है कि ये प्रेजेंट करते हैं पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स derived from exogenous proteins। ठीक है ना, नॉट एंडोजीनस, अनलाइक MHC1 मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अब ये प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये पहले ये प्रोटीन्स इनके पास कैसे आ गए। देखें, ये प्रोटीन्स डेफिनेटली इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में कहाँ से आ गए। ये पहले फेगोसाइटोसिस करते हैं, अंदर लाइसोसोम के अंदर प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स के अंदर ये प्रोसेस होते हैं, फिर ये प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स एक्सप्रेस होते हैं यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है ना, ठीक है ना। अब जब ऐसे प्रोटीन्स जो हैं इस तरह, ये देखें ऐसे प्रोटीन्स जब MHC2 मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स के इसमें, ठीक है ना, ये प्रेजेंट करते हैं बाहर, तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इनके खिलाफ। ठीक है ना, तो ये देखें, ये एक डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये MHC2 मॉलिक्यूल है, एक दूसरा डॉट जो है वो एक्सोजीनस प्रोटीन है जो यहाँ से उठा के फेगोसाइटोस करके प्रोसेस करके इन द लाइसोसोम्स फिर ये बाहर MHC2 मॉलिक्यूल के साथ एक्सप्रेस की गई है। अब टी लिम्फोसाइट्स इस पे गुस्सा हो रहे हैं और इसको रिएक्ट करते हैं इसके खिलाफ। ठीक है ना। अब जब टी लिम्फोसाइट रिएक्ट कैसे करता है, अब ये सेल प्रेजेंट किया है ना इसने, इन्फेक्टेड है तक, तो ये टी लिम्फोसाइट इस सेल को किल करता है। ठीक है, इस पूरे सेल को किल करता है, इस पूरे एरिया को। ठीक है, और उसके बाद या फिर इसको या भी जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, डेंड्रिटिक सेल, कुफर सेल, दिस एंड दैट जो भी हो गए। ठीक है ना, तो सेल किल करता है, इसीलिए तो इनको हम साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स को जिन सेल्स में जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो प्रेजेंट करते हैं एंटीजन MHC2 मॉलिक्यूल के साथ, ये एक्सोजीनस एंटीजन में मिला हुआ होता है, इनको साइटोटॉक्सिक मतलब किल कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये था अबाउट MHC2 मॉलिक्यूल। अगेन ये प्रेजेंट करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर इंक्लूडिंग बी लिम्फोसाइट्स। फॉर एग्जांपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से, मैक्रोफेजेस, कुफर सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, इसी तरह फंक्शन क्या है, प्रेजेंट करता है पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम एक्सोजीनस प्रोटीन्स। ठीक है ना, बाकी उससे आगे वही है सारी की सारी बात। ठीक है ना।